नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। समय हो चुका है आपके फेवरेट कार्यक्रम यानी कि जनमत का एकमात्र ऐसा शो जहां पर हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में, जहां हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं, वो विषय होने वाले हैं जिन पर आपने वोट भी किया है और खबर भी हम आपको बताएंगे। आपका साथ छूटा, हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या कांग्रेस अब अलग से व्यवहार करने लगी है आम आदमी पार्टी के साथ, जबकि इंडी गठबंधन में दोनों हिस्सा हैं? क्योंकि मटका फोड़ा जा रहा है दिल्ली के जल संकट में, और इसी को लेकर सारी बात आपको हम बताएंगे। जनमत में बने रहिए, स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे देशद्रोहियों पर शिकंजा दिल्ली में कसा जा रहा है, और रॉय पर, अरुंधति रॉय पर जिस तरीके से जो कार्रवाई की खबर सामने आई है यूएपीए के तहत, उसके क्या मायने हैं वो आपको अब समझना होगा कि भाई देशद्रोहियों पर शिकंजा कैसे कसा जा रहा है, ये भी आपको जानना होगा। फिर आपको बताएंगे G7 में भारत का दम किस तरीके से देखने को मिला है, क्या वहां पर भी नरेंद्र मोदी की ही चर्चा रही, और भारत की साख तो नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा से बढ़ती रही है, ये बात भी आप बेहतर ढंग से जानते हैं। G7 में भारत का रुतबा देखने को मिला था, जहां पर पीएम मोदी गए थे और तमाम देश के नेता, बड़े नेता वहां पर मौजूद थे जिनसे मुलाकात की, इस पे बताएंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे, इजराइल पर अमेरिकी रोक कौन से मायने में और किस मुद्दे पर, वो आप बने रहेंगे, पता लगेगा। इजराइल पर अमेरिकी रोक किस तरीके से लग गई, जबकि दोनों एक दूसरे के साथी माने जाते हैं, सपोर्टर माने जाते हैं। इस विषय पर भी, अंतर्राष्ट्रीय विषय पर, आपको विस्तार से समझाएंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस का भ्रम। अब किस बात को लेकर भ्रम है? क्या वो एनडीए को लेकर है, भाजपा को लेकर है? बने रहिए, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जनमत में आज खबर की शुरुआत G7 शिखर सम्मेलन से करते हैं, जिसमें हिस्सा लेने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस लौट चुके हैं। लेकिन इटली से उनके भारत वापस लौटने के बाद अब इटली में पीएम मोदी के वहां मौजूद वैश्विक नेताओं के साथ बिताए गए क्षणों की चर्चा काफी तेज हो रही है। आपको बता दें, भारत G7 देशों का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में शामिल था, जहां भारत ने एक आउटरीच राष्ट्र के रूप में भाग लिया था। तो आखिर G7 में भारत को आमंत्रित करने के पीछे कारण क्या था? आपको बता दें, G7 के मुख्य और मेहमान देश कौन रहे, इस दौरान पीएम मोदी ने किन किन नेताओं से मुलाकात की। G7 में पीएम मोदी ने, आपको बताएं, मेलेनी, ट्रूडो और जेलेंस्की से क्या बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने किन किन मुद्दों पर चर्चा की और अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये सब कुछ समझाने का प्रयास करते हैं कि कौन सी वो बातें जो थी वो रही। पुनः आपको दिखाते हैं G7 के मुख्य देश जो हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो जर्मनी इसका हिस्सा है, उसके बाद कनाडा इसका हिस्सा है। G7 के हिस्सा जो देश जो इसका हिस्सा है, कनाडा, इसी के साथ साथ फ्रांस इसका एक अहम हिस्सा है। G7 के देशों की लिस्ट आपको बता रहे हैं। इटली G7 का ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का अहम हिस्सा। और देखिए, इटली के निमंत्रण पर आने वाले मेहमान कौन कौन से हैं वो आपको बता दें। भारत इटली के निमंत्रण में आने वाले मेहमानों में से एक है। और कौन आया? अल्जीरिया भी यहां पर आया है, निमंत्रण पर आया है। अर्जेंटीना यहां पर निमंत्रण में आया है। ये वो देश हैं जो कि निमंत्रण में आए हैं। ब्राजील यहां पर निमंत्रण में आया है। जॉर्डन यहां पर निमंत्रण में आया है। इटली के निमंत्रण में आने वाले मेहमान के जो मेहमान देश हैं उनके बारे में बताएं। कीनिया यहां पर जो है मेहमान देश के रूप में यहां पर आया है। मॉरिटानिया भी यहां पर एक मेहमान देश के रूप में यहां पर पहुंचा है। ट्यूनीशिया यहां पर पहुंचा है एक मेहमान के रूप में। ये वो देश हैं जिनको मेहमान के, तुर्की को देखिए, तुर्की को भी बुलाया गया है। जिस तरीके से भारत को बुलाया गया, तुर्की को बुलाया गया, यूएई को बुलाया गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को यहां पर बुलाया गया है। तो काफी देश आए और उनमें भारत भी एक हिस्सा लेने वाला देश, एक हिस्सा लेने वाले देश के रूप में। तब देखिए, पीएम मोदी ने देखिए किस किस से मुलाकात की है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की, उसी के साथ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से उन्होंने वहां पर मुलाकात की। साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की के साथ भी उनकी मुलाकात यहां पर अहम रही। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी उनकी जो बातचीत हुई वो फोटो भी देखी आपने। और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। G7 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, उनके साथ भी मुलाकात की।
साथ ही साथ तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन, उनके साथ भी मुलाकात हुई पीएम मोदी की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, इनके साथ मुलाकात की गई। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद, इनके साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला, इनके साथ मुलाकात की। और अब देखिए भारत की अर्थव्यवस्था, भारत को बुलाने का कारण क्या है? अर्थव्यवस्था फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी अर्थव्यवस्था है। बुलाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि एक उभरती हुई और मजबूत अर्थव्यवस्था भारत, जो कि फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आप जानिए। और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, सबसे स्पीड से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत वैश्विक विकास को गति देने में सक्षम है, यह भी आप देखिए। भारत को बुलाने का कारण क्या है? भारतीय बाजार निवेशकों के लिए पसंदीदा जगह के रूप में है, यह भी आप जान लीजिए। भारतीय बाजार जो है वो निवेशकों के लिए पसंदीदा जगह है, सबसे बड़े मार्केट्स के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। और भारत में युवा, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ पर आबादी काफ़ी ज़्यादा है, जिसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें युवा शामिल हैं, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों की अच्छी संख्या है। और यहाँ पर आपको जो लेबर है वो भी आपको सस्ती मिलेगी बाकी देशों के हिसाब से। चीन में भी ऐसा ही हाल है। और मोदी और मेलेनी के बीच क्या क्या चर्चा हुई ये आपको बता दें। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की है। तो ये अहम चर्चा जो मेलेनी और मोदी के बीच में हुई है उसके बारे में आपको बता दें। और एक पीएम मोदी ने भारतीय सेना के योगदान को मान्यता देने के लिए इटली सरकार का धन्यवाद भी किया है कि आपने उसको, भारतीय सेना के योगदान को मान्यता दी। और मोदी ने इटली के मॉन्टोन में यशवंत घाड़गे स्मारक के उन्नयन की बात की। पीएम मोदी ने भारत इटली रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। तो प्रगति की समीक्षा करते हुए मेलोनी ने मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में उनके लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। काफी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे इस देश के साथ हैं, इटली के साथ हैं, पीएम मोदी और मेलेनी। और ये देखिए साथ साथ सम्मेलन में दोनों नेताओं का मुलाकात होना तय नहीं था। ये मोदी और ट्रूडो की मुलाकात की बात आपको बता रहे हैं। कनाडा से जस्टिन ट्रूडो, उनकी बात आपको बता रहे हैं। इनका मुलाकात, जो उनकी मुलाकात थी वो होना तय नहीं थी। पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच हुई गर्मजोशी भरी मुलाकात, ये इसमें एक नई चीज जो है ऐड आप समझिए कि भाई मुलाकात काफी गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई और काफी अगेंस्ट भी माने जाते थे ट्रूडो उनके व्यवहार के चलते। और पीएम मोदी ने की मुलाकात की तस्वीर साझा, तो पीएम मोदी ने वो तस्वीर भी साझा की है। पीएम मोदी मुस्कुराए लेकिन ट्रूडो के भाव बदले नजर आए। तो ट्रूडो जो हैं भाई, उनके भाव जो हैं बदले हुए हैं। तस्वीरों में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आए। ये भी आपको बता दें कि भाई ट्रूडो की मुलाकात के दौरान क्या क्या हुआ। अब मुख्य मुद्दा यही था कि G7 में चर्चा का विषय यही था, क्योंकि जिस तरीके से कनाडा से खबरें आती थी और भारत पर आरोप लगाए गए हैं कि भाई आपने वहां पर हत्याएं की हैं, तो उसके बाद जो मुलाकात थी वो चर्चा का विषय बना। और उससे महत्वपूर्ण मोदी और जेलेंस्की के बीच में क्या चर्चा हुई। पीएम मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की बात वहां पर कही। पीएम मोदी ने क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करने की बात कही कि भाई आप हर अपनी जो क्षमता से प्रयास जो है अपना लगातार जारी रखिए। पीएम मोदी ने शांति, बातचीत और कूटनीति की बात यहां पर कही। और ये भी काफी महत्वपूर्ण बातचीत पीएम मोदी की और जेलेंस्की की। तो जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट करके चर्चा की जानकारी भी दी है। स्वयं जेलेंस्की ने जब की है तो उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेजने के लिए मोदी का धन्यवाद भी किया है। तो जेलेंस्की की तरफ से, क्योंकि जेलेंस्की का जो मुद्दा है वो भी अहम मुद्दा G7 में बना हुआ था। और मोदी ने किस देश के किस मुद्दे पर चर्चा की, और ये आपको बता देते हैं। जलवायु परिवर्तन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और कल्चर, ये फ्रांस के साथ जो है मोदी ने बातचीत की है, वो आपको बता रहे हैं। तो फ्रांस के बारे में आपको बताया, जलवायु परिवर्तन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल, ये सारी, रक्षा, न्यूक्लियर, अंतरिक्ष, शिक्षा। तो फ्रांस के साथ कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। अब ब्रिटेन के साथ क्या जो बातचीत हुई है, मुक्त व्यापार समझौता, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स और ट्रेड के लिए वहां पर बातचीत हुई। और अब मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा, भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर बता दिया। भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर मोदी ने बताया है अपने संबोधन के दौरान।
अहम चर्चा और एआई और डिजिटाइजेशन को लेकर भारत की पहलों से दुनिया को अवगत कराया, क्योंकि एआई भी इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक अहम मुद्दा था बातचीत का G7 में। तो इसको लेकर भी भारत की पहलों से दुनिया को अवगत कराया और पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी के डेमोक्रेटाइजेशन पर जोर दिया है। सभी के लिए है टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की मोनोपोली को खत्म करने की बात कही है। जैसे देश में डेमोक्रेसी होती है वैसे ही डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी मानवता की भलाई के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग की बात कही। ये है मोदी ने क्या क्या वहां पर कहा, नरेंद्र मोदी जी ने, और भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर बताया। मोनोपोली को टेक्नोलॉजी की खत्म करने की बात पीएम मोदी ने की है। इसी के साथ हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। G7 ने मानी भारत की ताकत, तो 92% लोगों ने हां में जवाब दिया, 8% लोगों ने ना में, 92% लोग हां कह रहे हैं और 8% लोग ना कह रहे हैं। जनमत में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस की हताशा और निराशा की। वो कांग्रेस जो 3 चुनावों के बाद भी 100 सीटों पर का आंकड़ा जो है वो नहीं पार कर पाई है। वो कांग्रेस जो राष्ट्रीय स्तर से हटकर राज्य स्तर पर सिमट कर रह गई है। वो कांग्रेस जिसे बीते लोकसभा चुनावों में इंडी गठबंधन का सहारा लेना पड़ा, जिसे राज्य स्तर की छोटी पार्टियों से कम सीटों पर समझौता करना पड़ा। वो कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी पर हंस रही है, जो आए दिन एनडीए सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, जो स्पष्ट रूप से कांग्रेस के नेताओं की हताशा को दर्शाता है, जो अपनी हार की समीक्षा करने के बजाय बार बार जनता के उस जनादेश पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं जिसने पीएम मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाया है। कांग्रेस के नेताओं की इसी हताशा भरी बातों की कड़ी में अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो गए हैं, जिनका कहना है कि एनडीए सरकार गलती से बनी है, पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। हम सब लोगों को देश को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आदत यह है कि जो चीजें ठीक से चलती हैं वो उसे चलने नहीं देते। आइए एनडीए पर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को आपको विस्तार से सुनाते हैं। हम तो देखो, एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो, देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते। लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर अब वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है, जिन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कांग्रेस पर गलत और भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया है। जीतन राम मांझी क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको वो भी दिखाते हैं। यही कहेंगे कि बाय मिस्टेक उन लोगों को कुछ बल मिल गया है, गलत सलत प्रचार करके, भ्रामक प्रचार करके, झूठी बात कह करके यहाँ की जनता थोड़ा भ्रम में आ गई, इसलिए। और नहीं तो वो 100 के नीचे का कि 50 के नीचे वो लोग रहते, तो वो लोग आ गए हैं बाई चांस। आगे देखेंगे कि उनका कोई स्थान नहीं रहेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी पलटवार किया है, जिन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान इस मामले पर कहा कि जिन लोगों की सीटों का आंकड़ा मात्र 100 भी पार नहीं हो पाया, वो नहीं कर पाए, 3 अंकों में भी जिनकी सीटें नहीं आई, वे लोग अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी और एनडीए ने 303 सीटें लेकर तीसरी बार मजबूत, देखिए सरकार जो बनाई थी पिछली बार की बात जिन्होंने की, काफी अच्छी सीटें इस बार आई, 303 तो नहीं, जिससे कांग्रेस बौखला चुकी है और कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। जिन लोगों की सीटें ही मात्र 100 तक भी आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, 3 डिजिट में भी जिनका आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी 241 सीटें लेकर के
एनडीए 303 सीटें लेकर के तीसरी बार सरकार बनाई है, मजबूत सरकार बनाई है, और उसको ये इस प्रकार की बातें करते हैं। कांग्रेस बौखला चुकी है, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास सिर्फ झूठ फैलाने के लिए है और कुछ नहीं है। इस बात को हमारा कार्यकर्ता मजबूती से इनका पर्दाफाश दलित समाज के अंदर भी जा करके, ऐसी समाज के अंदर भी जा करके इनके झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेगा। जो मोदी जी ने काम करे हैं उसका बताने का काम करेगा। इस पर हम देखिए पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा, क्योंकि एनडीए को देखिए पिछली बार अकेली बीजेपी को 303 मिल गए थे, इस बार बहुमत आने के बाद एनडीए को फिर उतना वो आंकड़ा जो है वो हासिल हुआ। इसी पर पोल हमारा जो था, एनडीए के खिलाफ भ्रम फैला रहा है विपक्ष, उसकी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा विपक्ष। तो 93% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 7% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो बहुमत ये कहता है, प्रचंड बहुमत, कि एनडीए के खिलाफ भ्रम फैला रहा है विपक्ष। तो लगातार आप पोल कर रहे हैं, पोल में आप भाग ले रहे हैं, उसी का आपको जो है प्रमाण वो दिखा रहे हैं। क्या आपने प्रतिशत में जो वोट किया है वो आप जनमत में देख पा रहे हैं। जनमत में अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे इजराइल हमास युद्ध की। राफा में इजराइल के कंट्रोल के बाद दुनिया भर से आने वाली मानवीय सहायता इजराइल के क्रॉसिंग पर निर्भर हो गई है। इजराइल के कई दक्षिणपंथी समूह गाजा में मानवीय सहायता ले जा रहे ट्रकों को निशाना बना रहे हैं। यूएन कई बार चेतावनी दे चुका है कि गाजा के हजारों लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं और उन्हें तुरंत सहायता की जरूरत है। गाजा जा रही मानवीय सहायता में बाधा डालने वाले समूहों पर अमेरिका ने सख्त रुख अपनाते हुए इजरायली संगठन TSAV-9 पर प्रतिबंध लगाया है और इसे एक हिंसक चरमपंथी इजरायली समूह बताया है। TSAV-9 ने गाजा में सहायता पहुंचाने वाले काफिले को रोका है और ट्रकों पर हमले किए हैं। अमेरिका ने कहा कि इजरायली संगठन TSAV-9 के कार्यकर्ताओं ने साल के शुरू में ही कैरम शालोम क्रॉसिंग को बाधित करना शुरू कर दिया था और बाद में ट्रकों में आग भी लगाई। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी ये कहा कि समूह ने ड्राइवरों और इजरायली रक्षा बलों को अपने हमलों में घायल भी किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा, महीनों से TSAV-9 के सदस्य गाजा जा रही मानवीय सहायता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वे सड़कों को जाम कर रहे हैं, सहायता काफिलों पर हिंसक हमले कर रहे हैं। उन्होंने सहायता ट्रकों को भी नुकसान पहुंचाया और जीवन बचाने वाली मानवीय सहायता को सड़क पर फेंक दिया है। मई के महीने में सहायता काफिले पर हुए एक हमले के बारे में विस्तार से बताते हुए मिलर ने कहा, TSAV-9 के सदस्यों ने गाजा के लिए मानवीय सहायता ले जा रहे वेस्ट बैंक के हेब्रॉन के पास 2 ट्रकों को लूटा और फिर उनमें आग लगा दी। TSAV की इन्हीं कार्रवाइयों के चलते अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाया है। इन प्रतिबंधों पर प्रतिक्रिया देते हुए TSAV ने कहा, ये प्रतिबंध चौंकाने वाले हैं और किसी भी अमेरिकी और उदार मूल्यों के खिलाफ हैं। समूह ने यह भी दावा किया कि गाजा जा रही सहायता हमास के पास पहुंच रही है और वे इसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। TSAV-9 द्वारा मानवीय सहायता को रोके जाने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई है, लेकिन इजराइल के अंदर समूह को काफी समर्थन मिल रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि साल की शुरुआत में 2 युद्ध कैबिनेट सदस्यों ने हमास को कमजोर करने के लिए मानवीय सहायता को अस्थायी रूप से रोकने का प्रस्ताव रखा था। इस खबर पर पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आप देख लीजिए। इजराइल समूह पर अमेरिकी रोक सही है, 20% लोग कह रहे हैं केवल कि ये सही है, 80% लोग जो है वो कह रहे हैं ये सही नहीं है। तो बहुमत चाहता है कि भाई ऐसी रोक को ना लगाया जाए इजराइल पर, वो भी अमेरिका के द्वारा। जनमत में अब बात दिल्ली जल संकट की करते हैं। दरअसल दिल्ली में पानी का संकट गहराता जा रहा है। कई इलाकों में दिल्ली वासियों को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। लोगों के पास रोजमर्रा की जरूरत तो दूर, पीने के पानी तक के लिए भी किल्लत पड़ रही है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर समीक्षा की गई। इसमें दिल्ली जल बोर्ड के बड़े अधिकारी शामिल थे, लेकिन सवाल यह है कि बैठक पर बैठक से क्या होगा जब आपके पास कोई समाधान ही नहीं है। लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक होकर लड़े इंडी गठबंधन की भी एक अलग तस्वीर देखने को मिली। दिल्ली जल संकट पर अब तक तो आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी खड़ी थी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली सरकार जन संकट पर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रही है। दिल्ली सरकार सिवाय बहानेबाजी और आरोप प्रत्यारोप के कुछ नहीं कर रही है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा।
चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ एक होकर लड़ने वाली इंडी गठबंधन का पर्दाफाश होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, जिन्होंने लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को गठबंधन से बाय बाय बोल दिया है। इस बीच दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण जल संकट की समस्या बन गई है, जिसको लेकर पहले बीजेपी हमलावर थी, लेकिन अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज कृष्णानगर इलाके में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से गंभीर सवाल पूछ रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया। एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने बताया कि पानी के नाम पर जनता को धोखा दिया जा रहा है। गरीब लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सरकारें आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही हैं। पहले से पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? वे राजनीति करने में व्यस्त थे। गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए दिल्ली में मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के कारण राष्ट्रीय राजधानी जल संकट से जूझ रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना नदी के पानी के बंटवारे का मुद्दा जटिल और संवेदनशील है और इस अदालत के पास विशेषज्ञता नहीं है और दिल्ली की अतिरिक्त पानी की मांग पर निर्णय लेने के लिए मामले को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड पर छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी की बयानबाजी और बहानेबाजी से क्या दिल्ली के जल संकट का निवारण संभव है? क्योंकि अभी तक जल संकट मामले में आम आदमी की तरफ से दिल्ली की जनता के लिए कोई कदम उठाया गया है तो वो है सिर्फ बयानबाजी और बहानेबाजी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है, लगातार उसमें कमी चल रही है। वजीराबाद पौंड पर जहां पर 674.5 फीट पर पानी होना चाहिए, 668.5 फीट पर पानी है, यानी लगभग वजीराबाद पौंड में पानी खत्म हो गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मुनक कनाल में, जहाँ पे 2 सब कनाल्स के माध्यम से दिल्ली को पानी आता है, जो CLC और DSB है, उसमें भी पानी की कमी चल रही है। जो 10 जून को पानी बढ़कर 925 क्यूसेक पर डे हो गया था, वो फिर से 11 जून को घटकर 919, 12 जून को 903, 13 जून को 906 और 15 जून को 902 क्यूसेक पर अभी है। दोनों सोर्सेज से पानी की कॉन्टिन्यूड कमी की वजह से दिल्ली में, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी पानी का कम प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में एक नॉर्मल परिस्थिति में 1005 MGD का पानी हम दिल्ली में प्रोड्यूस करते हैं। ये आंकड़ा पिछले 1 हफ्ते से लगातार गिर रहा है। ये आंकड़ा 6 जून को 1002 MGD पर था। ये 10 जून तक गिरकर 958 MGD तक पहुंच गया। 13 जून को ये 939 MGD पे था और कल यानी 14 जून को ये 932 MGD पर पहुंच गया। जनमत में हम बात करेंगे देश के गद्दारों की, देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश में जुटे लोगों की और देश को दीमक की तरह चाट कर रहे अर्बन जो नक्सल हैं उनकी सोच की, उस सोच की जो हमारे और आपके बीच रहकर फलती फूलती है और ऐसा करने वाले अपने बौद्धिक तार्किक क्षमता से हमारी आने वाली पीढ़ियों के दिमाग में राष्ट्र विरोधी सोच के जहर को इस तरह से घोल देते हैं कि उससे उसी की वजह से सच लगने लगती है लोगों को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश को तोड़ने वाली इस सोच के पैरोकार वही लोग हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से इनकार करते हैं। देर से ही सही, लेकिन दिल्ली के LG ने लेफ्ट लिबरल गैंग की अगवा और लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ आतंक निरोधी कानून UPA के तहत केस चलाने की अनुमति देकर एक अच्छा संदेश दिया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा।
देश विरोधी गतिविधि के आरोप को लेकर दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ये मामला 2010 का है, जब एक कार्यक्रम के दौरान इन दोनों पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे हैं। इस मामले में कश्मीर के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने 28 अक्टूबर 2010 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अरुंधति रॉय और शौकत हुसैन ने 21 अक्टूबर 2010 को आजादी एकमात्र रास्ता के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिए थे। भाषण को लेकर आरोप है कि सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनसे कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रचार हुआ। हालांकि साल 2023 में पहले से ही कुछ धाराओं में मुकदमा चलाने की इजाजत मिल चुकी है। एलजी ने अक्टूबर 2023 में सीआरपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दी थी। अब शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में अरुंधति रॉय और कश्मीर के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। भड़काऊ भाषण के संबंध में शिकायतकर्ता ने रिकॉर्डिंग कर ली थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने नई दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने जाकर शिकायत दर्ज की थी। सरकार की इस कार्रवाई पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कार्रवाई का विरोध किया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अरुंधति रॉय विश्व प्रसिद्ध लेखिका और एक बहादुर महिला है। उन पर कठोर यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर सरकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए क्रूरता जारी रखे हुए है। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर आतंकवादी संगठनों के लिए सहानुभूति रखने का आरोप लगाया है। शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा, अरुंधति रॉय के खिलाफ कार्रवाई पर कांग्रेस आखिर क्यों परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी खबर पर हमने आपसे जो प्रश्न पूछा पोल के माध्यम से, क्या सभी देशद्रोहियों पर चलना चाहिए मुकदमा, 99% लोगों ने, 99% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, केवल 1% लोगों ने ना में जवाब दिया है। पूरा देश बहुमत, प्रचंड बहुमत ये चाहता है कि देशद्रोहियों पर मुकदमा चलना चाहिए, कोई भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात नीट की करते हैं, जिसके 2024 के रिजल्ट का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेडिकल फील्ड में खलबली मचाने वाले इस नीट 2024 की लड़ाई अब सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। इसी बीच इस मामले पर गुजरात के गोधरा से भी बड़ी धांधली की खबर सामने आई है, जहां जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल समेत 5 अन्य लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिन पर लोगों पर छात्रों से पैसा लेकर परीक्षा पास कराने का आरोप है। गोधरा में जांच के दौरान पुलिस को 30 छात्रों की सूची मिली है। इसके साथ ही वहां मौजूद अधिकारियों के पास से 7 लाख रुपए नगद भी मिले हैं। लेकिन इसी बीच इस मामले पर बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। नीट पेपर लीक मामला अब पूरे देश में आक्रोश का रूप ले चुका है। जहां पेपर लीक को लेकर पूरे देश के छात्रों में रोष का माहौल है, नीट मामले में एक और जहां छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अब इस मामले में बिहार आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा है। इसके अलावा उनके अभिभावकों को भी ईओयू ऑफिस बुलाया गया। पुलिस की माने तो ये सभी परीक्षार्थी बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनको कुछ लोगों ने एग्जाम से पहले वाली रात एक कमरे में पेपर सॉल्व करवाए थे। वहीं अब इस मामले पर गुजरात के गोधरा से भी बहुत बड़ी धांधली की खबर सामने आई है, जहां जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल समेत 5 अन्य लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें स्कूल शिक्षक तुषार भट्ट, परशुराम रॉय और स्कूल प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा का भी नाम शामिल है, जिन पर लोगों पर छात्रों से पैसा लेकर परीक्षा पास कराने का आरोप है, जिनके द्वारा बच्चों को उत्तर पुस्तिकाओं में जगह खाली छोड़ने का निर्देश दिया गया था।
गोधरा में जांच के दौरान पुलिस को 30 छात्रों की सूची मिली है। इसके साथ ही वहां मौजूद अधिकारियों के पास से 7 लाख रुपए नकद मिले हैं। इसके अलावा जांच के दौरान प्रिंसिपल और शिक्षकों के पास से लगभग 2.5 करोड़ रुपए के 8 खाली चेक भी बरामद किए गए हैं, जहां 8 खाली चेक और चेक का एक सेट भी जब्त किया गया है, जिसमें कई चेक पर अभिभावकों के हस्ताक्षर थे, जिनके बच्चे जलाराम स्कूल में परीक्षा दे रहे थे। नीट पेपर लीक मामला देश में जैसे जैसे गंभीर रूप ले रहा है, वैसे ही इसमें आए दिन रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं। वहीं अब इस मामले में ये देखना दिलचस्प होगा, आखिर बिहार आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने जिन 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा है, इस जांच में नीट पेपर लीक जुड़ी कौन सी बड़ी धांधली सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी के साथ आपके इस फेवरेट कार्यक्रम जनमत में आज इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। कल फिर ऐसे ही नए बड़े मुद्दों के साथ पेश हो जाएंगे, बड़ी खबरों के साथ। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।